तो दोस्तों, आपका फिर एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। डंजी एनाटॉमी लैब में प्रवेश करते ही फॉर्मेलिन की गंध ने हमारे नथुने को रोशन कर दिया। प्रयोगशाला की चारों दीवारों को अजीबोगरीब पैटर्न्स और आकृतियों से सजाया गया था। कमरे में खिड़की के शीशे से सूरज की रोशनी साफ दिखाई दे रही थी, जिसके अंदर हवा में धूल के कण उड़ रहे थे। शवों की सफाई के लिए 5 बड़े बाथटब जैसे टैंक थे। लैब में लगभग सभी नल हर 10 सेकंड में टपक रहे थे और हमें पानी की बूंदों की गूंज सुनाई दे रही थी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं। और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। हम 7 समूहों में विभाजित थे। प्रत्येक समूह में 3 स्टूडेंट्स थे। फिर हमें हमारी टेबल दी गई, जिस पर शव विच्छेदन का इंतज़ार कर रहे थे। ये लाशें अगले साल के लिए आपके शिक्षक बनने जा रही हैं। आप इनसे सैकड़ों किताबों से ज़्यादा सीखेंगे, इसलिए उनके साथ सम्मान से पेश आओ, हमारी एनाटॉमी प्रोफेसर श्रीमती बिंदाल ने कहा। हमने लाशों को फूल चढ़ाए और मानवता के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, और फिर मानव जाति के कल्याण के लिए इस ज्ञान का उपयोग करने की कसम खाई। हमने अपने टेबल पर लाश से कपड़ा हटा दिया। गंध वास्तव में असहनीय थी और नज़ारा भी भयानक था। ऐसा लग रहा था कि किसी भयानक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई हो। मैं बेहोश होने ही वाली थी, लेकिन सौभाग्य से निशांत और पायल ने मुझे संभाला। तुम ठीक हो ना? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। फिर हमने अपने दस्ताने पहने और अपने उपकरण हाथ में लिए। मैंने पहले हथेलियों की नसों का अध्ययन करने का फैसला किया। मैंने ब्लेड लिया और चीरा लगाने ही वाली थी कि लाश की कलाई पर टैटू ने मेरा ध्यान खींचा। ये एक खोपड़ी का टैटू था। मेरे मन में विचार आया, कहीं ये शव, लेकिन नहीं, बहुत से लोगों के पास ये टैटू हो सकता है, मैंने खुद से कहा। मैंने ब्लेड को फिर से काटने के लिए लिया, लेकिन कर नहीं सकी। मैंने लाश को देखा। लाश को अच्छी तरह से संरक्षित नहीं रखा था, क्योंकि उसकी अधिकांश त्वचा काली हो गई थी, लेकिन फिर भी टैटू के आसपास की त्वचा अच्छी स्थिति में थी। उसके सिर में गंभीर चोट आई थी। नाखून बैंगनी हो चुके थे। निशांत और पायल को थोड़ा और आगे बढ़ने को कहते हुए मैंने लाश की पलकें खोल दी। वो गहरे नीले रंग की आंखें, उसकी बाह पर खोपड़ी का टैटू और दुर्घटना में बची लंबी सीधी नाक। नहीं, अब ये लाश कितनी अजीब थी, फिर भी कितनी जानी पहचानी थी। मैंने लाश के पैर में बंधे टैग पर नज़र डाली। लिखा था 13/9/2018। मेरे दांत एक झटके की तरह चटक गए। मैं कांपने लगी। नहीं, ये संभव नहीं है, मैं चिल्लाई। क्या हुआ? पायल ने मुझसे पूछा। तुम ठीक तो हो ना? निशांत ने पूछा। टैग, वो आंखें, वो टैटू, वो नाक, ये मेरे अंकल हैं, मैंने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। मुझे चक्कर आ गई। तुम मुझे इतनी आसानी से कैसे भूल गए? एक आवाज़ ने कहा। मैंने हर तरफ देखा। मैं सड़क के बीच में एक छोटी पहाड़ी पर खड़ी थी। मैं जितनी तेज़ी से दौड़ सकती थी दौड़ने लगी। सूरज डूब गया और भेड़िए पास की पहाड़ी से चिल्लाने लगे। मैं तब तक दौड़ती रही जब तक मेरी सांसें थम नहीं गई। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, फिर वही आवाज़ बोली।
मैं वहीं रुक गई। बस के हॉर्न की आवाज़ सुनकर मैं हाँफ रही थी। मैंने देखा दोनों तरफ से 2 बसें मेरी तरफ आ रही थी। उन्होंने गति पकड़ ली। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि लगभग बाहर आने वाला था। उन्होंने हॉर्न बजाया और तेज़ी से मेरी तरफ आ रहे थे और मैंने स्वीकार किया कि मैं मरने वाली हूँ। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हें अपने हाथों से ढक लिया। जैसे ही बस मेरे पास पहुंची, हॉर्न ज़ोर ज़ोर से बजने लगा और मैंने अपनी आंखें खोल दी। हैरानी की बात यह है कि मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैंने उठकर अपने आप को देखा। मैं ठीक थी, एक भी निशान या खरोच नहीं था। भगवान का शुक्र है तुम होश में आई, पायल ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक सपना था, एक बुरा सपना। क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आई? मैंने पूछा। तुम लैब में बेहोश हो गई थी, इसलिए हम तुमको यहाँ ले आए, निशांत ने जवाब दिया। तो वो लाश, क्या वो तुम्हारे चाचा है? उसने पूछा। हाँ, 13 सितंबर 2018 को उनका निधन हो गया था। उस टैग पर वही तारीख लिखी हुई थी। लेकिन एक दिन में इतने सारे लोग मरते हैं, उनके शव पर भी वही तारीख होगी, निशांत ने कहा। हाँ, लेकिन हर किसी के पास वही खोपड़ी के टैटू, गहरी नीली आंखें, नुकीली नाक, ये सब बातें संयोग नहीं हो सकती। वह कैसे मरे? पायल ने पूछा। पुलिस के अनुसार उनकी एक्सीडेंटल डेथ थी, लेकिन ये साबित नहीं किया जा सका क्योंकि उनका शव कभी नहीं मिला। अब क्या? हमें बिंदाल मैम से बात करनी होगी, मैंने उनसे कहा। अगले दिन हम बिंदाल मैम के पास गए और उनसे पूछा कि क्या वो हमें शवों का इतिहास बता सकती हैं। ये जानकारी छात्रों के किसी काम की नहीं है और मैं आपको बता भी नहीं सकती, उन्होंने कहा। मैं निराश होकर अपनी टेबल पर वापस चली गई। मुझे शरीर को काटना बहुत मुश्किल लगा, इसलिए मैं इसका बारीकी से अध्ययन करने का नाटक किया। लाश अलग लग रही थी। उसकी आंखें लाल थी और मुंह से कुछ निकल रहा था। टैटू ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ की नसों ने खोपड़ी का आकार ले लिया था। ये असंभव था। हम अजीब तरह से देख रहे थे। हे भगवान, ये कैसे संभव है? निशांत ने कहा। मैं भी हैरान हूँ। क्या हम ये बिंदाल मैडम को बताएं? वो कुछ नहीं करेंगी। तुमने सुना ना उसने तब क्या कहा? अब बस एक ही रास्ता है। प्लीज़ ऐसा मत कहो। क्या मत कहो? पायल ने पूछा। हाँ निशांत, हमें रात भर यही रहना होगा, मैंने कहा। लैब की घंटी बजी। जब हर कोई अपने दस्ताने उतारने में व्यस्त था, हम लैब की अतिरिक्त चाबी चुराने में कामयाब रहे। हम कैंटीन गए जहां मैंने निशांत और पायल को अपने उस भयानक सपने के बारे में बताया। फिर कुछ समय लाइब्रेरी में बिताया और सूर्यास्त तक समय बिताने के लिए रिकॉर्ड फाइल रूम में चले गए। प्रोफेसर ने आकर हमसे कहा कि कमरे को बंद करने का समय हो गया है, इसलिए हमें निकल जाना चाहिए। तो हमारे पास छिपने के लिए केवल एक ही जगह थी, वॉशरूम। जैसे ही कैंपस में रात हुई, हम बाहर आए और सन्नाटे भरे गलियारों से होते हुए एनाटॉमी लैब तक गए। हमने बिना कोई शोर मचाए लैब में सावधानी से प्रवेश किया। दिन में किसी भी हॉरर फिल्म के लिए लैब एक बेहतरीन सेट था, लेकिन रात में ये किसी कब्रिस्तान से कम नहीं था। मानो सभी नमूने हमें ही घूर रहे हों। निशांत अंधेरे में एक टेबल से टकरा गया और मैं उससे टकराई क्योंकि मैं उसके पीछे चल रही थी। तो हमने अपने मोबाइल फ़ोन की लाइट चालू कर दी। वो लाश दिन के समय की तरह दिखाई दे रही थी, लेकिन अचानक हमने देखा वो रो रही थी और खून के आंसू बहा रही थी। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, निशांत फुसफुसाया। हाँ, मैंने और पायल ने जवाब दिया।
हम दरवाजे की ओर भागे, लेकिन जैसे ही हम निकलने वाले थे दरवाज़ा बंद हो गया और हम अंदर फंस गए। ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्या अब हम फंस गए हैं? पायल ने हमसे पूछा। हमने पीछे मुड़कर शवों को देखा। उस लाश पर प्रकाश की एक किरण पड़ रही थी और अचानक वो हवा में तैरने लगी। बाकी सब लाशें भी उठकर उसके चारों ओर इकट्ठी हो गई और उसकी जय जयकार करने लगी। हमें अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हमने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और भगवान से हमें बचाने की प्रार्थना की। लाश की नसें खुल गई और वह चीख पड़ी, एक दर्दनाक और जानलेवा चीख। अन्य लाशों ने हाथों को एक दूसरे की कंधों पर रखा, टेबल के चारों ओर एक घेरा बनाया और फिर उनके चारों ओर घूमने लगे। एक भयंकर मंजर को देखकर हम काँप गए और अचानक निशांत डर के मारे चीख पड़ा। उन सभी लाशों ने अपना ध्यान हमारी ओर किया और हमारी ओर आने लगी। हम भागे। हमने ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन वहाँ नहीं खुला। जैसे ही लाशें हमारी तरफ आई, टेबल पर पड़ी लाश ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। हमने खिड़की की तरफ देखा। पायल ने एक कुर्सी उठाई और शीशा तोड़ने के लिए फेंकी और हम खिड़की से बाहर कूद पड़े। हम अस्पताल के उस क्षेत्र में गए जो अभी भी खुला हुआ था, क्योंकि वार्डों में मरीज़ भर्ती थे। सौभाग्य से हमें एकमात्र कमरा खुला मिला, वो था पेशेंट हिस्ट्री रूम। हम उसमें घुस गए। ये एक छोटा कमरा था जिसमें हर कोने में किताबों और फाइलों का ढेर था, लेकिन हमें केवल 2018 में ही दिलचस्पी थी। हमने चारों ओर 13 सितंबर खोजा और आखिरकार घंटों की मशक्क़त के बाद पायल को वह फाइल मिली जिसमें लिखा था मरीज़ का नाम श्री विनायक राव, मृत्यु तारीख 13 सितंबर 2018, मौत का कारण अज्ञात। वो मेरे चाचा हैं, मैंने उन्हें बताया। हमने रिपोर्ट खोली और पढ़ना शुरू किया। मरीज़ का नाम श्री विनायक राव है, लिंग पुरुष, आयु 25, SAS, मेडिकेयर एंड हॉस्पिटल में भर्ती, 13 सितंबर 2018 को। अज्ञात कारणों से अस्पताल पहुंचने से पहले ही मरीज़ की मौत हो गई। किसी ने उसके शव पर दावा नहीं किया। उसे लाने वाले श्री अमन गुप्ता को पुलिस ने संदिग्ध जांच के बाद क्लीन चिट दे दी। अमन गुप्ता? मैं चीख उठी। तुम उसे जानती हो? निशांत ने पूछा। वो नितिन के पिता है। नितिन? वो तो मर चुका है, निशांत ने कहा। हाँ, 12 सितंबर 2018 को उसकी मृत्यु हो गई जब हम स्कूल में थे, मैंने जवाब दिया। हमने पूरी रात उसी कमरे में बिताई। अगले दिन सूरज उगते ही हम निकल पड़े। हम एनाटॉमी लैब को देखे बिना ही कैंपस से निकल गए। घर जाकर फ्रेश होने के बाद हम फिर मिले और पहली को सुलझाने अपने कॉलेज चले गए। आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लगा, हमारे प्राचार्य ने कहा। मैम, क्या हम प्रिया मैम से मिल सकते हैं? बहुत ज़रूरी है, मैंने उनसे पूछा। प्रिंसिपल मैम की आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने अपना चश्मा उतार दिया और जवाब दिया, मुझे आपको ये बताते हुए दुख है कि अब वो हमारे साथ नहीं है। आपका क्या मतलब है? आप जानते हैं कि 12 सितंबर 2018 को क्या हुआ था? वो घटना आज भी हमें सताती है। पहले मिस प्रिया, फिर 3 और स्टूडेंट्स। हमें ये स्कूल बंद करना होगा। 3 स्टूडेंट्स? तीनों? तुम्हें पता है कौन? इसका मतलब हाँ, आप अगले हो सकते हैं। क्या वो कमरा अभी भी यहाँ है? मैंने पूछा। हाँ, लेकिन हमने इससे बंद कर दिया है। क्या हम वहाँ जा सकते हैं? नहीं, इसकी अनुमति नहीं है। वो एक ख़तरनाक जगह है। अगर ये सब सच है तो इस जगह पर भी हम असुरक्षित हैं, मैंने उत्तर दिया।
कुछ देर समझाने और कहानी का हमारा हिस्सा बताने के बाद वो हमें कमरे में ले जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन अंदर जाने से इनकार कर दिया। एक अंधेरे और संकरे गलियारे से होते हुए हम लोहे के एक बड़े गेट पर पहुँचे। हम आगे नहीं जा सकते थे, उन्होंने हमें बताया, इसलिए हमने प्रिंसिपल मैडम को वहीं छोड़ दिया और गेट खोला। गेट एक खुले मैदान में खुल गया जो सालों से बंजर था। बीच में खड़ी पुरानी झोपड़ी के आसपास चारों तरफ जंगल बन चुका था। हमने उस सुनसान झोपड़ी का दरवाज़ा खोला।